Akhil Vishisht, PGT Physics from GSSS Calram, Cathal, and I welcome you all in today's lecture of EduSet. Today we are going to study about chapter 11 of class 9th is Work and Energy, कार्य तथा ऊर्जा। तो आइए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे ऊर्जा के एक प्रकार स्थितिज ऊर्जा के बारे में। अभी तक जो आपने पढ़ा बच्चों, आपने पढ़ा है कि ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता, मतलब किसी भी कार्य को करने की हमारे अंदर उतनी ही क्षमता होगी जितनी हमारे अंदर ऊर्जा होगी। फिर ऊर्जा के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, जिनमें से मुख्यतः दो प्रकार जो है वो है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा को समझने के लिए बच्चों एक रबर बैंड लीजिए, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है। ये इस रबर बैंड को जब हम खींचकर लंबा करने की कोशिश करते हैं, दोनों तरफ से इसको खींच दिया या एक तरफ से इसे खींचिए तो इसकी लंबाई बढ़ा दी हमने, और जैसे ही हम इसको छोड़ देंगे ये वापस अपनी उसी लंबाई को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो क्या हुआ, ये वापस अपनी उसी अवस्था पर आने की कोशिश करता है और आ भी जाता है उसी अवस्था में, उसी आकार में। तो रबर बैंड और इसी तरह से आपने चाबी से चलने वाले खिलौने भी देखे होंगे। जब तक हम उनके अंदर चाबी भर देते हैं, वो चाबी पूरी जब तक घूमती रहेगी तब तक वो खिलौना चलता है, और जैसे ही वो चाबी का घूमना बंद होता है तो वो खिलौना भी चलना बंद हो जाता है। तो इन सब कारणों के पीछे कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। ऐसे ही एक और उदाहरण है कि जब ऊर्जा को समझने के लिए क्या हम पढ़ सकते हैं कि जब इस बॉक्स को या इस कोई भी ऑब्जेक्ट को हम जमीन से उठाकर, ये क्या है? ग्राउंड, जमीन से उठाकर छत पर या किसी भी हाइट पर, जो कि एक हाइट h है, इस पॉइंट पर रख देते हैं तो इसके अंदर एक एनर्जी भर जाती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? स्थितिज ऊर्जा। इस ऊर्जा का क्या नाम है? स्थितिज ऊर्जा। ये ऊर्जा कहाँ से आई? जब हम इस वस्तु को उठाकर ऊपर ले जा रहे हैं तब हम इसके ऊपर कुछ कार्य कर रहे हैं, और वो कार्य गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया जा रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे की तरफ खींच रहा है और हम इसे उठाकर ऊपर ले जा रहे हैं। तो जो भी कार्य किया जाता है किसी भी वस्तु पर, उसके स्थान को बदलने में, स्थानांतरित करने में, वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में उस वस्तु में निहित पाया जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा पढ़ने के लिए हम क्या कह सकते हैं? स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु में पाई जाती है, उसके स्थानांतरित होने पर, यानी कि जब उसका स्थान बदल दिया जाए या उसका आकार बदल दिया जाए तब उसके अंदर जो ऊर्जा पाई जाएगी, उस अवस्था में जो ऊर्जा पाई जाएगी, कौन सी अवस्था? जो स्थानांतरित की गई है। किसी वस्तु में उसकी अवस्था के कारण या उसके स्थिति के कारण पाए जाने वाली ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है हमें, स्थिति के कारण जो ऊर्जा होगी वो होगी स्थितिज ऊर्जा। जैसे हमने पहले पढ़ा गतिज ऊर्जा, वो क्या है? गति के कारण पाई जाने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा। यहाँ पर इसकी स्थिति बदल दी गई है, तो स्थिति बदलने के कारण जो ऊर्जा पाई जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के और बहुत से उदाहरण हम देखते हैं। घड़ी की सुइयों का चलना, चाबी वाले खिलौने की बात अभी हमने करी, उसमें क्या किया जाता है कि चाबी को जब घुमा दिया जाएगा तो उसके अंदर ऊर्जा भर दी गई। जैसे आपने देखा होगा एक स्प्रिंग कह लो या स्लिंकी कह लो, अगर आपने देखा हो, एक स्प्रिंग को हम जैसे तोड़ मरोड़ देंगे तो, या इसको दबा दिया जाए, स्प्रिंग को इस तरह से दबा दें तो वो क्या करता है? वापस उछल के बाहर जाने की कोशिश करता है ना। स्प्रिंग को आप जितनी जोर से दबाएंगे उतनी ही जोर से वो उछलकर गिर जाएगा। तो वो कौन सी ऊर्जा है उसके अंदर? स्थितिज ऊर्जा। जब आपने स्प्रिंग को दबा दिया, उसको दबाने की कोशिश करी, तो आपने क्या किया? उसके आकार को आप छोटा करना चाह रहे हो, उसको बदल रहे हो, तो वो क्या करेगा? वापस उसी स्थिति में आने की कोशिश करेगा और इस
कोशिश में उसके अंदर इस काम को करने के लिए जो ऊर्जा आ रही है वो कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। जो हमने कार्य उसके विरुद्ध किया है, उसको दबाने का जो कार्य किया था वही कार्य ऊर्जा के रूप में बदल जाएगा और उसकी स्थितिज ऊर्जा ही उसको वापस उसी अवस्था में ले आए। घड़ी की सुइयां आपने देखी हो, चाबी वाली घड़ी भी आती थी पहले टाइम में कि चाबी भर देते थे, जैसे खिलौने में चाबी भरते हैं। वो स्प्रिंग जब तक घूमता रहेगा, जब तक वो अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं आ जाता, तब तक वो स्प्रिंग उस खिलौने को चलाता रहेगा। जैसे ही वो अपनी वास्तविक स्थिति में आ गया तो वो खिलौना चलना बंद हो जाए। तो ये सब क्या है? स्थितिज ऊर्जा के ही उदाहरण है। स्थितिज ऊर्जा को किस प्रकार परिभाषित करेंगे? स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति में या विन्यास अर्थात आकार में परिवर्तन के कारण प्राप्त की गई ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो आइए स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक को ज्ञात करते हैं। व्यंजक ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया? मान लीजिए कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, इस वस्तु को जमीन से उठाकर एक h ऊंचाई तक ले जाया गया है। ठीक है, ये वस्तु का द्रव्यमान कितना है? m, और इसे कितनी ऊंचाई पर रखा गया है? h ऊंचाई पर रखा गया है। इस वस्तु को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो इस पर गुरुत्वीय बल लग रहा है, यानी कि इसका भार कितना होगा? इसका भार द्रव्यमान गुणा में गुरुत्वीय त्वरण m इंटू g। जो इसका भार है उतना ही बल हमें लगाना पड़ेगा इस वस्तु को नीचे से ऊपर ले जाने की। समझे क्या मतलब? कि इस वस्तु को ग्राउंड से यानी कि जमीन से एक h ऊंचाई तक हमें उठाकर ले जाना है, और इस कार्य को करने के लिए हमें एक बल की आवश्यकता होगी। एक बल लगाना पड़ेगा और एक कार्य किया जाएगा। बल कितना होगा? जितना इसका वेट यानी कि इसका भार है उतना ही बल हमें लगाना पड़ेगा, और वो किसके बराबर है? m गुना g। ठीक, अब इस वस्तु पर जो बल लग रहा है F, उसके द्वारा लगाया गया बल के कारण विस्थापन कितना हुआ है? h। तो किया गया कार्य वर्क किसके बराबर होता है? बल गुणा में विस्थापन। बल लगाया गया बल गुणा में विस्थापन। ठीक, अब बल हमने लगाया है mg और विस्थापन कितना हुआ है? h। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? mgh। m क्या है यहाँ पर? वस्तु का द्रव्यमान। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8। यहाँ कह सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और h क्या है यहाँ पर? जिस ऊंचाई तक उसे ले जाया गया है। जिस ऊंचाई तक वस्तु को उठाकर ले जाया गया है। तो यदि हमें ये तीनों पता लग जाएं कि उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, ये हमें पता ही है, और कितनी ऊंचाई तक उसको ले जाया गया है, तो हम किया गया कार्य निकाल सकते हैं। अब बच्चों, ये जो कार्य किया गया है गुरुत्वीय बल के विरुद्ध यानी कि विपरीत दिशा में, गुरुत्वीय बल तो इसको नीचे की तरफ खींचेगा और हम कहाँ लेके जा रहे हैं इसे? ऊपर की तरफ। तो ये जो कार्य वस्तु पे किया जाता है, यही कार्य किसके रूप में मिलता है हमें? ऊर्जा के रूप में। और इस ऊर्जा का नाम क्या है? स्थितिज ऊर्जा। तो ये जो व्यंजक है हमारा, ये स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हमें प्राप्त हो गया है, और वो किसके बराबर है? m गुना g गुना h। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक याद कर लीजिए। जो किया गया कार्य है वही किसके रूप में मिलेगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में, और वो किसके बराबर है? m, g और h। इन सब का मान ज्ञात करके हम निकाल सकते हैं कि हमारी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, और इसको हम EP के द्वारा भी लिख सकते हैं। EP यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर है? mgh। ओके,
स्थितिज ऊर्जा पर आधारित एक उदाहरण करते हैं। इस प्रश्न में क्या दिया गया है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाई जाती है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा को ज्ञात कीजिए और जी का मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए दिया गया है द्रव्यमान यानी कि m कितना दिया गया है, वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम और कितनी ऊंचाई तक यानी कि हाइट कितनी दी हुई है, 6 मीटर की हाइट तक उसे ऊपर उठाया गया है। और g का मान हमें पता ही है कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक अभी किया था और वो किसके बराबर था, mgh। तो यहाँ पर कितना आ गया, m कितना है द्रव्यमान 10, g कितना है 9.8 और h कितना है 6 मीटर। तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, हमारा उत्तर क्या आ जाएगा इसको करने के बाद 588 जूल। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी 588 यानी कि 588 जूल जो है हमें सभी वैल्यूज को रखने के बाद द्रव्यमान की वैल्यू रख दी हमने, हाइट की और जी की, तीनों वैल्यूज रखने के बाद हमें पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो बहुत आसान था ये। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब ऊर्जा संरक्षण क्या है, आपने सुना होगा कि पानी से बिजली को बनाया जाता है, यानी कि पानी से बिजली बनाई जाती है। तो उसमें क्या किया जाता है, पानी को ऊंचाई से गिराया जाता है, एक बांध बनाया जाता है, बांध से पानी एक ऊंचाई तक इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर और उसे फिर यहाँ से नीचे गिराया जाता है। जब ये पानी ऊंचाई पर है, कोई भी वस्तु जब ऊंचाई पर रखी होती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। इसके पास कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। अब जब हमने इस पानी को नीचे गिरा दिया, बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है, तो ये ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में। अब ये ऊर्जा कौन सी है, गतिज ऊर्जा। यही बाहर से हमने कोई ऊर्जा नहीं दी, यही स्थितिज ऊर्जा। जब पानी बहता हुआ है, चल रहा है, कोई भी वस्तु जब चल रही होती है, गतिमान होती है, उसके पास कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। तो अब पानी के पास कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। अब पानी की इसी गतिज ऊर्जा से हमने जो यहाँ पर एक टरबाइन लगाई है, यहाँ लगाई जाती है एक टरबाइन, एक खिड़की सी होती है जो गोल गोल घूमती है, और इस टरबाइन को हम जोड़ देते हैं जनरेटर के साथ, जनरेटर से जोड़ दिया। तो क्या होगा बच्चों, देखो ऊर्जा संरक्षण नियम को समझने के लिए ये उदाहरण है, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। हमने क्या किया, बांध बनाया, एक बांध से क्या हुआ, पानी को इकट्ठा कर लिया। अब जब पानी इकट्ठा हो गया, बहुत ऊंचाई तक ऊपर तक भर गया, तब उसके पास कौन सी ऊर्जा आ गई, स्थितिज ऊर्जा। अब वहां से हमने गेट खोल दिया, दरवाजा खोल दिया और इस पानी को ऊपर से नीचे आने देंगे, बहुत तेजी से पानी नीचे आएगा, तो यही स्थितिज ऊर्जा सारी किसमें बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में। अब जो ऊंचाई से गिरता हुआ पानी है, गतिज ऊर्जा के साथ किस पर गिरेगा, इस टरबाइन पर। इस पानी के गिरने के कारण ये टरबाइन भी क्या होगी, चलने लगेगी। तो पानी की गतिज ऊर्जा किसको मिल गई, टरबाइन को मिल गई और ये चलने लगी, और इसके पास भी कौन सी ऊर्जा आ गई, गतिज ऊर्जा। अब इस टरबाइन से हमने जोड़ा हुआ है एक एक्सल को, एक खिड़की जुड़ी हुई है जो वो भी घूमने लगेगी, और ये सारी गतिज ऊर्जा किससे बदल दी जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा में बदल दी जाएगी और जनरेटर को दे दी जाएगी, जो जनरेटर इस यांत्रिक ऊर्जा को बिजली के रूप में बदल देगा। तो हमें विद्युत ऊर्जा जो है प्राप्त हो जाएगी, विद्युत बन जाएगी। तो क्या किया हमने इसमें, तो एक ही ऊर्जा को बार बार बदलते जा रहे हैं, मतलब ऊर्जा का जो है एक से दूसरा रूप बनाया जा रहा है। ना तो हमने बाहर से कोई ऊर्जा ली है, ना ही किसी को दी है, सिर्फ ऊर्जा के स्थितिज रूप को गतिज रूप में, फिर गतिज रूप को यांत्रिक में, फिर यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा। इसी को कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदला जा सकता है, परंतु ना तो ही इसकी उत्पत्ति की जा सकती है, ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। इसी बात को एक और उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए हमने एक वस्तु को, जिसका द्रव्यमान कितना है m, इसको एक ऊंचाई पर रखा हुआ है और ये ऊंचाई कितनी है h। जाहिर सी बात है, अब ये वस्तु ऊंचाई पर रखी है तो इसके पास ऊर्जा कितनी होगी,
mgh। अब इस वस्तु को हम ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहे हैं। जब ये वस्तु ऊपर से नीचे आएगी तो यहाँ कहीं बीच में इस पॉइंट पर, मान लीजिए इसको P पॉइंट नाम दे दूं, इस पॉइंट पर अब ये स्थितिज ऊर्जा जो यहाँ पर ये वस्तु रखी हुई थी, ये कैसी थी? रुकी हुई थी, एक स्थान पर रखी हुई थी, तो इसके पास, और ऊंचाई पर रखी थी, तो इसके पास कौन सी ऊर्जा थी? स्थितिज ऊर्जा। और इस समय पर गतिज ऊर्जा इसकी क्या है? 0, क्योंकि इसका वेग क्या है? शून्य वेग होने के कारण गतिज ऊर्जा कैसी है? 0। लेकिन सारी की सारी ऊर्जा कैसी है? स्थितिज ऊर्जा। अब जब हमने इसको ऊपर से नीचे गिरा दिया तो अब यहाँ पर गतिमान होने के कारण इसके पास गतिज ऊर्जा आ जाएगी। मान लीजिए इसका वेग v है, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 12 mv²। ठीक है, ये गतिज ऊर्जा हो गई इसकी। अब वस्तु जैसे जैसे नीचे आएगी इसकी स्थितिज ऊर्जा तो खत्म होती जाएगी, ये वाली ऊर्जा कम होती जाएगी और किसमें परिवर्तित हो जाएगी? गतिज ऊर्जा में। धीरे 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 नीचे आ गई और नीचे आकर ये फिर से यहाँ पर क्या हुआ? h क्या हो गया? यहाँ पर 0। हाइट क्या है? यहाँ पर 0। तो यहाँ पर mgh वाली जो स्थितिज ऊर्जा थी वो अब क्या हो गई? 0 हो गई। यानी कि यहाँ स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई? इसकी 0। और ये सारी की सारी ऊर्जा कहाँ चली गई? इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में। ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि सभी बिंदुओं पर कितने बिंदु बन गए यहाँ पर? एक तो ये मान लीजिए A, इसको P और इसको B नाम दे दूं अगर मैं, तो देखो यहाँ तो सारी ऊर्जा कैसी थी? स्थितिज ऊर्जा। फिर यहाँ पर कुछ भाग में स्थितिज ऊर्जा भी है थोड़ी सी, लेकिन ज्यादा क्या है? गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो गई? गतिज ऊर्जा में। अब ये गतिज ऊर्जा के कारण ही नीचे आया जा रहा है और धीरे धीरे ये सारी ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो रही है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है और ये यहाँ पर आकर बहुत जोर से गिरेगी और यहाँ जब जमीन पर पहुंच जाएगी तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? न्यूनतम, यहाँ कह सकते हैं 0 हो जाएगी और गतिज ऊर्जा मैक्सिमम यानी कि अधिकतम पाई जाएगी। तो यहाँ भी इस उदाहरण में भी हमने क्या देखा? स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं किस तरह से कि इस नियम के अनुसार ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, परंतु न तो इसका सृजन किया जा सकता है न ही इसका विनाश किया जा सकता है। इस उदाहरण में भी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या रहेगा? अचल रहेगा। अचल मतलब कांस्टेंट, स्थिर रहेगा, कि दोनों का योग हमेशा क्या आएगा? एक जैसा ही रहेगा। कभी ये कम हो जाएगी, कभी ये कम हो जाएगी। अगर ये कम है तो ये किसमें परिवर्तित हो गई? स्थितिज में। अगर ये स्थितिज कम हो रही है तो किसमें परिवर्तित हो गई? गतिज में। लेकिन कुल योग इनका क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ऊर्जा हमेशा समान रहेगी। यहाँ पर ऊर्जा का योग दोनों का इनका क्या रहेगा? समान रहेगा। तो इसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। अगला टॉपिक है शक्ति यानी पावर। पावर को परिभाषित करेंगे, शक्ति को परिभाषित करेंगे, परंतु उसके लिए एक उदाहरण पढ़ते हैं पहले। मान लीजिए 2 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी का नाम A है और दूसरे विद्यार्थी का नाम B है, और दोनों ने 16 मीटर की ऊंचाई पर चढ़कर जाना है। 16 मीटर की दूरी इन्होंने तय करनी है। A विद्यार्थी इस काम को 20 सेकंड में कर पाता है और B विद्यार्थी इसको 15 सेकंड में कर पाता है। तो किस विद्यार्थी ने काम कितना किया और कितनी जल्दी किया? बताओ। सभी बच्चे इस बात पर विचार करें और उत्तर दें। देखो बच्चों, किया गया कार्य दोनों ही विद्यार्थियों के द्वारा बराबर कार्य किया गया है, क्योंकि दोनों ने बराबर दूरी तय की है 16 मीटर। परंतु इस A विद्यार्थी ने यह दूरी 20 सेकंड में तय करी और इस विद्यार्थी ने यह दूरी 15 सेकंड में तय की। समान कार्य अधिक समय और कम समय में किया गया। इसे कहते हैं कार्य करने की दर, कि काम तो दोनों बच्चों ने एक जैसा किया, लेकिन इसने 20 सेकंड में खत्म किया और उसने 15 सेकंड में। तो समय के साथ साथ किसने ज्यादा काम किया और किसने कम काम किया,
तो हमने क्या पाया बच्चों कि ए नाम का विद्यार्थी जिस काम को 20 सेकंड में करता है वही दूरी 16 मीटर की बी नाम के विद्यार्थी द्वारा 15 सेकंड में तय की जाएगी। अब कार्य तो दोनों बच्चों ने समान किया है, परंतु कार्य करने की गति जो है दोनों की अलग अलग है। वही विद्यार्थी इस काम को अधिक समय में करता है, जबकि बी विद्यार्थी उस काम को कम समय में करता है। तो शक्ति हमें यही बताती है, कार्य करने की दर या हम कह सकते हैं कार्य करने की गति के बारे में शक्ति हमें बताती है। तो शक्ति को परिभाषित करने के लिए हम क्या कहेंगे कि शक्ति को परिभाषित किया जा सकता है कार्य करने की दर या ऊर्जा का रूपांतरण करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। जैसे एक और उदाहरण आप ले सकते हैं कि एक ही काम को एक शक्तिशाली व्यक्ति कम समय में और आसानी से कर देता है, जबकि उसी काम को करने में एक छोटे से बच्चे को बहुत समय लगता है और बहुत ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। कहीं हमें जाना है तो पैदल जाने में अधिक समय लगता है, परंतु अगर गाड़ी से जाएं तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो ये सब क्या है, कार्य की गति क्या है, कार्य की दर क्या है, उसे ही हम क्या कहते हैं, शक्ति। तो शक्ति का व्यंजक क्या है, इसको हम लिखते हैं P से, और शक्ति है वर्क बाय टाइम, यानी कि कार्य किया गया कार्य बटा समय, कि उस कार्य को करने में कितना समय लिया गया है उसे हम क्या कहते हैं, शक्ति यानी कि पावर। अब इसकी यूनिट क्या होंगी बच्चों, देखो कार्य की और ऊर्जा की SI यूनिट दोनों की क्या है, जूल, और समय की क्या होती है, सेकंड। तो पावर की यूनिट क्या बन जाती है, जूल प्रति सेकंड। और इसी का दूसरा नाम हमने बनाया है, एक साइंटिस्ट थे जेम्स वाट, जिनके नाम से ये मात्रक बनाया गया है। तो पावर का मात्रक क्या है, वाट। पावर का यानी कि शक्ति का SI मात्रक क्या है, वाट। तो ये बहुत बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आता है कि शक्ति का SI मात्रक क्या है, तो आप लिखेंगे वाट। और एक वाट की परिभाषा अगर लिखनी आ जाए कि एक वाट से क्या अभिप्राय है, तो आप लिखेंगे एक वाट बराबर है 1 जूल बटा 1 सेकंड। और हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, एक वाट वह शक्ति है जिसके द्वारा 1 जूल का कार्य 1 सेकंड में पूरा किया जाता है। अब वाट तो हमने एक मात्रक पढ़ लिया, इसके और भी मात्रक हैं, जैसे 1 किलोवाट, वो किसके बराबर होगा, जैसे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, उसी प्रकार से 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर हो। और हमारे घरों में जो बिजली आती है उसको नापने के लिए, जिसको हम कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, या हम कहते हैं व्यावसायिक यूनिट जो है शक्ति की, वो होती है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर 740 वाट के बराबर होती है। इस बात को आपने याद रखना है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार पूछा जाता है कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर है, 740 वाट के बराबर है। ठीक है, तो जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है हमारा औसत शक्ति। औसत शक्ति का उपयोग जब किया जाता है जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी अभिकर्ता एक काम को अलग अलग समय अंतरालों में करता है। तो अलग अलग समय अंतराल में जो ऊर्जा उपयोग की गई उन सभी को हम जोड़ देंगे, यानी कि कुल उपयोग की गई ऊर्जा, और उसको भाग कर देंगे उस अभिकर्ता द्वारा लिए गए कुल समय के द्वारा। तो औसत शक्ति निकालने का व्यंजक क्या बन जाएगा, कुल उपयोग की गई ऊर्जा डिवाइडेड बाय कुल समय। हमने पढ़ा बच्चों कि ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल। लेकिन जूल जो है ऊर्जा का एक बहुत ही छोटा सा मात्रक है। अगर ऊर्जा को व्यावसायिक रूप से देखना है, जब व्यावसायिक रूप से ऊर्जा का आदान प्रदान किया जाता है, विभिन्न घरों में ऊर्जा पहुंचाई जाती है, बड़े बड़े पावर यूनिट लगाए जाते हैं, तो वहां पर हम ऊर्जा की व्यावसायिक मात्रक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम बोलते हैं 1 किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा। 1
किलोवाट घंटा। ठीक, और ये किसके बराबर होगा? देखो किलोवाट को जब हम वाट में बदलेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? ये 1000 वाट। अब 1000 वाट गुणा में 1 आवर यानी कि 1 घंटा। अब 1000 वाट को आप जब सेकंड से 1 आवर को अगर हम सेकंड से मल्टीप्लाई सेकंड में बदल दें, अगर हम 1 घंटे को 1 आवर को सेकंड से बदलना चाहे तो किसके बराबर होगा? 60 गुना 60 सेकंड, 3600 सेकंड यानी कि, और वाट कितने हैं? 1000 वाट। तो ये क्या हो जाएगा? वाट गुना में सेकंड यानी कि जूल। अभी हमने पढ़ा कि वाट किसके बराबर होता है? जूल प्रति सेकंड। अगर हम लिख दें वाट गुना में सेकंड तो वो क्या आ गया? जूल। तो हम यहाँ पर वही काम कर रहे हैं, 1000 वाट। तो हम यहाँ पर वही काम कर रहे हैं, 1000 वाट गुना में 3600 सेकंड। तो ये कितना आ गया? 36 गुना 10 की शक्ति 5 जूल। और वी कैन राइट 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। क्या है ये? 1 किलोवाट आवर। तो ये क्वेश्चन जो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में, तो इसको अच्छे से याद कर लें कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। शक्ति से जुड़ा हुआ एक उदाहरण करते हैं। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 1 सीढ़ियों में दौड़कर 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। और जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखो द्रव्यमान कितना है? 50 किलोग्राम। लिया गया समय, कुल लिया गया समय कितना है? 9 सेकंड। और जी का मान ये है। अब हमें निकालना है एच। उसने कहा है कि एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर यानी कि 15/100 मीटर। और कुल सीढ़ियां कितनी है? 45। तो तय की गई कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी? इसको जब आप भाग करेंगे और गुणा करके ये हमारे पास आ जाएगा 6 गुणा 75, 6.75 मीटर जो है उसने ऊंचाई तय की है। अब कुल समय लिया गया कितना है? 9 सेकंड। तो पहले हम इसकी ऊर्जा निकालेंगे कि जब ये ऊंचाई पर पहुंच गया, अब जब ये लड़का ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वही इसके द्वारा किया गया कार्य है। ऊर्जा बराबर कार्य, और वो कितना है? mgh। m कितना दिया हुआ है? 50 किलोग्राम। g है 10 और h हमने निकाल लिया 6.75। तो इसको हल करने पे हमें मिलेगा ठीक है, ये हमारे पास इतनी जूल जो है ऊर्जा आ गई है। अब हमें निकालनी है शक्ति। तो वो किसके बराबर है? वर्क बाय टाइम और एनर्जी बाय टाइम, ऊर्जा बटे समय। और वो किसके बराबर आ जाएगा? 500 गुणा 6.75 भाग में कर देंगे 9। ठीक, तो इसको हल करने पे हमें मिलेगा 375 वाट। तो शक्ति यानी कि पावर किसकी बराबर है लड़के की? 375 वाट की जो है उस लड़के की पावर यानी कि शक्ति है। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? तो आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ा आइए उसे एक बार दोहराते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा स्थितिज ऊर्जा। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और इसका व्यंजक है mgh। उसके बाद हमने पढ़ा ऊर्जा का संरक्षण नियम, जिसके अनुसार ऊर्जा की न तो उत्पत्ति होती है न ही विनाश किया जा सकता है, परंतु
ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा शक्ति, जो कि क्या है, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और शक्ति बराबर है किया गया कार्य बटे कुल समय। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।